जरा सोचिए, एक नया नया देश आजाद हुआ है और दुनिया दो बड़ी ताकतों के बीच बटी हुई है। ऐसे में वो क्या करे? किसी एक का पक्ष ले या फिर अपना एक अलग रास्ता बनाए? आज हम भारत की विदेश नीति की इसी साहसी और दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात है साल 1947 की। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन दुनिया दो शक्तिशाली खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि हम किधर जाएं, किसका साथ दें, या फिर कोई तीसरा रास्ता भी है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी, जिसमें भारत ने अपने पहले कदम रखे थे। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक था अमेरिका का पूंजीवादी गुट और दूसरा सोवियत संघ का साम्यवादी गुट। और ये सिर्फ फौजी गठबंधन नहीं थे, बल्कि ये जीने के, सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की लड़ाई थी। भारत को इसी माहौल में अपना रास्ता चुनना था। इस पूरी सोच के पीछे जो सबसे अहम शख्स थे वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उनके लिए असली आज़ादी का मतलब ही यही था कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करे। उनका साफ मानना था कि अगर हम विदेशी मामलों में किसी और पर निर्भर हो गए तो हमारी आज़ादी बस नाम की ही रह जाएगी। तो फिर भारत ने किया क्या? उसने चुना तीसरा रास्ता। और यही था वो तीसरा रास्ता, गुट निरपेक्षता। इसका मतलब अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये था कि हम किसी भी फौजी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम दुनिया के हर मसले को अपने नज़रिए से देखेंगे और जो हमारे देश के हित में होगा वही फैसला लेंगे। ये वाकई एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम था। नेहरू की इस गुट निरपेक्षता की नीति के पीछे तीन बड़े मकसद थे। पहला, अपनी मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाए रखना। दूसरा, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। और तीसरा, देश का तेजी से आर्थिक विकास करना। किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब इन मकसदों से समझौता करना हो सकता था। और देखिए, भारत सिर्फ इस रास्ते पर चला ही नहीं, बल्कि उसने दुनिया को ये रास्ता दिखाया भी। एशिया और अफ्रीका के बहुत से नए नए आज़ाद हुए देशों को साथ लेकर भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की नींव रखी। इसकी पहली बड़ी बैठक 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। लेकिन शांति और दोस्ती के इन आदर्शों की बहुत जल्द एक कड़ी परीक्षा होने वाली थी, और वो भी भारत की अपनी ही सरहदों पर। शुरुआत में हमारे पड़ोसी चीन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। 1954 में तो दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर दस्तखत भी किए। ये शांति से साथ रहने के 5 सिद्धांत थे। उस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर तरफ गूंजता था। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चली। तिब्बत और सीमा विवादों को लेकर तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1959 में जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली तो रिश्ते और खराब हो गए। और फिर अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक भारत पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक तरह से राष्ट्रीय अपमान जैसा। इस हार ने भारत की छवि को दुनिया में काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसने हमें एक बड़ा सबक भी सिखाया। हमें अपनी सेना को और मजबूत और मॉडर्न बनाने की जरूरत महसूस हुई। 1962 का युद्ध तो बस एक शुरुआत थी। वो पूरा दशक ही बहुत उथल-पुथल भरा रहा। उसके ठीक बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई और फिर 1971 में एक और बड़ी लड़ाई, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 आते आते दुनिया की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा था। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। इस नए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठाया। उसने सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये गुट निरपेक्षता की नीति में एक जरूरी और व्यवहारिक बदलाव था। अब जंग के मैदान से हटकर एक और मोर्चे की बात करते हैं, जहां भारत एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, और वो थी परमाणु शक्ति। देखिए, होमी जे भाभा की देखरेख में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो 1940 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब नेहरू का विजन बिल्कुल साफ था। हमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के कामों के लिए करना है, जैसे बिजली बनाना, ना कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन फिर पड़ोस में हालात बदल गए। अक्टूबर 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस एक धमाके ने भारत के लिए सुरक्षा का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। अब हमारे पड़ोस में एक परमाणु शक्ति से लैस देश था। कुछ साल बाद
जब दुनिया की 5 बड़ी परमाणु ताकतों ने बाकी देशों पर परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी थोपने की कोशिश की तो भारत ने उस पर साइन करने से साफ मना कर दिया। हमारा तर्क सीधा था, ये संधि भेदभाव करती है। ये कुछ देशों को तो परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देती है, लेकिन बाकियों पर हमेशा के लिए रोक लगाती है। और फिर आया साल 1974। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे नाम दिया गया शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। इस कदम से भारत ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। तो सवाल ये है कि इन शुरुआती दशकों के अनुभवों ने भारत की आज की विदेश नीति को किस तरह से शक्ल दिया है। समय के साथ नीति में बदलाव आए। 70 के दशक के अंत में जो हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा माना जाता था, उसे बैलेंस करने की कोशिश हुई। फिर 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो भारत की नीति में एक बड़ा शिफ्ट आया और अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत बेहतर होने लगे। और आज की तारीख में तो आर्थिक हित विदेश नीति तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुनिया चाहे कितनी भी बदल गई हो, गुटनिरपेक्षता के दौर का एक मूल सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति की नींव है, और वो है रणनीतिक स्वायत्तता, यानी दुनिया के मंच पर अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी और ताकत। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं, जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं, वहां गुटनिरपेक्षता या रणनीतिक स्वायत्तता का असल में मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की विदेश नीति को दिशा देता रहेगा।